हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। यह वीडियो रिमझिम कक्षा 5 के 5वें पार्ट जहां चाहा वहां रहा की पार्ट 3 है। इससे पहले 2 वीडियो में पहले भाग में हमने पाठ से संबंधित कठिन शब्द और उनके अर्थ जाने थे चित्रों के माध्यम से, और भाग 2 में हमने इस पाठ को सरल भाषा में समझा था, साथ ही साथ सारांश में हमने जाना था। अब इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं, हम यहाँ इसके प्रश्नोत्तर और जो अभ्यास कार्य है वो हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको फिर पाठ का मतलब समझा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पाठ का नाम है जहाँ चाहा वहाँ रहा। ये एक लोकोक्ति होती है जिसका मतलब होता है कि अगर आप कुछ करने की ठान लें तो कुछ भी मुश्किल नहीं होती, चाहे आपके पास पर्याप्त संसाधन हो या ना हो। तो ऐसी ही ये कहानी थी इला सचानी की। आप इसे पढ़िए, बहुत आपको अच्छी लगेगी, प्रेरणादायक कहानी है। चलिए अब आगे चलते हैं, शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। पहला हेडिंग है हमारा जहां चाहा वहां रहा। पहला प्रश्न इसका प्रश्न 1, इला या इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते? बिल्कुल देख लेते हैं उत्तर। यदि इला जैसी कोई लड़की हमारी कक्षा में प्रवेश लेती तो हमारे मन में प्रश्न उठते कि ये अपना काम कैसे करती होगी और इसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है इला या इला जैसी किसी भी लड़की को पहली बार देखने पर। प्रश्न 2, इस लेख को पढ़ने के बाद तुम्हारी सोच में क्या बदलाव आए? देख लेते हैं क्या बदलाव आए। उत्तर, इस लेख को पढ़ने के बाद हमारी सोच में यह बदलाव आया कि हम अब दिव्यांग लोगों को कमजोर नहीं समझेंगे। वे अपने कार्य करने में विशिष्ट प्रकार से न केवल सक्षम होते हैं बल्कि कुशल भी होते हैं। ये हमारी एक सोच होनी चाहिए। आगे देखते हैं। अगला हेडिंग है हमारा मैं भी कुछ कर सकती हूँ। ठीक है, यानी कि इला के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं उससे संबंधित यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं। देख लेते हैं पहला प्रश्न, यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? आपने अपना विद्यालय देखा होगा और आप जानते हैं कि इला या इला जैसा कोई बच्चा यदि आपके साथ पढ़ने आता है अपने विद्यालय में, आपके विद्यालय में, तो उसको क्या क्या समस्या हो सकती है। तो देखते हैं हमारे विद्यालय में क्या समस्या हो सकती है, आपके विद्यालय में हो सकता है अलग समस्या हो। उत्तर, यदि इला हमारे विद्यालय में आए तो उसे निम्नलिखित कामों में परेशानी आ सकती है। जैसे क, जल्दी जल्दी लिखना, और 2, कोई खेल खेलना। प्रश्न 2, उसे यह परेशानी ना हो इसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकते हो? देख लेते हैं हम क्या बदलाव सुझा सकते हैं। उत्तर, उसे इन कामों में परेशानी ना हो इसके लिए हम समय पड़ने पर उसकी सहायता करेंगे। जब भी आवश्यक होगा हम उसकी सहायता करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला हेडिंग है प्यारी इला। इला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं उन्हें इला को चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई है। तो बेटा अब इस प्रश्न में आप चिट्ठी लिखना सीखेंगे। अनौपचारिक चिट्ठी यानी कि इनफॉर्मल लेटर आप यहाँ लिखना सीखेंगे, यानी कि अपने सगे संबंधी मित्रों को कैसे पत्र लिखा जाता है वो यहाँ आप सीखेंगे, और साथ ही साथ इला को भी आप लिखेंगे। तो मैं आपको यहाँ दोनों चीज़ें बताता हुआ चलूँगा। रूपरेखा पहले ही दी हुई थी, जैसे पहले अब देखिए
परीक्षा भवन, हैदराबाद, दिनांक 23 मई 2020। प्रिय इला। देखिए, ये जो होता है, ये एरिया होता है स्थान। यहाँ पे हमें लिखना होता है स्थान जहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं। वो आप लेफ्ट हैंड साइड पर भी लिख सकते हैं, राइट साइड पर यहाँ भी लिख सकते हैं, और उसके बाद दिनांक लिखी जाती है। ठीक है। इसके बाद आता है संबोधन। संबोधन, ठीक है। तो संबोधन, जैसे कि इला आपकी मित्र हो सकती है, आपकी सहपाठी हो सकती है, तो प्रिय इला, इसलिए हमने यहाँ प्रिय इला लिखा। आप अपने पिताजी को लिख रहे हो तो यहाँ लिखेंगे पूजनीय पिताजी, आदरणीय पिताजी, ऐसे करके। ठीक है, संबोधन हो गया। अब ये आगे पैराग्राफ यहाँ होगा। इस पैराग्राफ में हम क्या पत्र में लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे। देखिए, मैं तुम्हारी स्थिति देखकर जितना सोचता हूँ उतना ही पीड़ा का अनुभव करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि तुम्हें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। मेरे मन में तुम्हारे लिए सच्ची सहानुभूति और प्रेम है। मैं भी तुमसे ये कढ़ाई सीखना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि तुम मुझे यह ज़रूर सिखाओगी। तो ये पैराग्राफ होता है जिसमें आप पत्र में जो लिखना चाहते हैं वो यहाँ लिखेंगे। एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, 2 पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, 3 पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। और आगे यहाँ पत्र लिखने वाले का नाम, यानी कि जिसे आप पत्र लिख रहे हैं तो आप उसके, जैसे तुम्हारा मित्र, भाई को लिख रहे हैं तो तुम्हारा भाई, और नीचे अपना नाम। तो ये पत्र पूरा हो गया। हम देख लेते हैं पुनः। तो ये पता होता है जहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड भी लिख दीजिए, चाहे राइट हैंड साइड लिख दीजिए। उसके बाद दिनांक, फिर आपको संबोधन लिखना है। संबोधन में मित्र के लिए प्रिय से शुरू कर सकते हैं, माताजी या पिताजी के लिए पूजने से शुरू कर सकते हैं, भाई के लिए भी प्रिय से आप शुरू कर सकते हैं। फिर पैराग्राफ होता है जिसमें आप अपना जो भी पत्र में लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, और उसके बाद आपकी जानकारी, आपका नाम। ये इनफॉर्मल लेटर था, यानी कि अनौपचारिक पत्र। चलिए आगे चलते हैं। अगला हेडिंग है हमारा सवाल हमारे, जवाब तुम्हारे। पहला प्रश्न इसका देख लेते हैं। इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण लिखो। उत्तर देख लेते हैं। इला की सुरक्षा और उसके काम की गति को लेकर स्कूल वाले चिंतित थे। उनका चिंता करना सही था क्योंकि इला जैसी छात्रा को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, इनकी चिंता करनी बिल्कुल सही थी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न 2। इला की कशीदकारी में खास बात क्या थी? पाठ पढ़ते समय आपने जानी, देख लेते हैं यहाँ पर। इला की कशीदकारी में लखनऊ और बंगाल की झलक थी। उसने कठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ अन्य कई टाँके इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था। उसके डिजाइनों में नवीनता का मिश्रण देखने को मिलता था। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न 3, सही के आगे सही का निशान लगाओ। अब यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, आपको प्रश्न दिया जाएगा, एक ऑप्शन सही उसमें बताना। इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि, क्या कारण था जिस कारण से इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई थी? ऑप्शन देखते हैं। पहला, परीक्षा के लिए उसने अच्छी तैयारी नहीं की थी। ऑप्शन 2, वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी। ऑप्शन 3, लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। ऑप्शन 4, उसको पढ़ाई लिखाई करना कभी अच्छा
लगा ही नहीं। उत्तर देख लेते हैं। इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इला अपने पैरों से लिखती थी, वो हाथों से नहीं लिखती थी, पैरों से लिखती थी, इसीलिए उसके लिखने की गति धीमी थी और वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। प्रश्न 4, क्या इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते? देख लेते हैं। अगर इला के आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते तो इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना नहीं सीख पाती। तो पिछली कक्षा में आपने पाठ पढ़ा था सुनीता की पहिया कुर्सी। उसमें भी जो सुनीता थी उसके पैर खराब थे, वो पैरों से चल नहीं पाती थी, वो व्हील चेयर से चलती थी, पहिया कुर्सी से। तो वो भी बहुत स्वाभिमानी थी, वो आपने पाठ पढ़ा है, वो अपने सारे कार्य स्वयं ही करना चाहती थी और यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। तो इसलिए आप एक बार जो आपकी चौथी कक्षा में पाठ था सुनीता की पहिया कुर्सी, उसको भी आप पढ़ें और इसको भी, और दोनों की तुलना करें कि दोनों में क्या अलग है और दोनों में क्या समानता थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कशीदकारी, प्रश्न 1 का क। इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे। नए शब्द आपने बहुत सारे सीखे हैं। इसका पहला भाग देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारे शब्द आपको दिए गए हैं। यहाँ इसके उत्तर में हम देखते हैं क्या क्या शब्द हैं। पल्लू, टाँके, बेल बूटे, कढ़ाई, कशीदकारी, सुई, पिरोना, रेशम, परिधान। तो ये कुछ शब्द हैं जो सिलाई कढ़ाई से संबंधित हैं। अब मैं एक एक करके आपको इनका मीनिंग बता देता हूँ। ठीक है। पल्लू, पल्लू का मतलब होता है जो दुपट्टा होता है या जो साड़ी पहनते हैं उस सर पे जो रखा जाता है साड़ी का बचा हुआ हिस्सा, उसको पल्लू बोलते हैं। ठीक। टाँके, सुई में धागा पिरोक कर जो सिलाई की जाती है उसको टाँका लगाना बोलते हैं। एक टाँका लगा के सिलाई की जाती है। बेल बूटे, बेल बूटे यानी कि किसी भी कपड़े के बॉर्डर पर जो डिजाइन बनाया जाता है, तरह तरह के फूल पत्ती, वो ही बेल बूटे कहे जाते हैं। कढ़ाई, कशीदकारी, कढ़ाई और कशीदकारी दोनों एक ही चीज है, यानी कि कोई भी डिजाइन सुई और धागे की सहायता से जो भी कपड़े पर बनाया जाता है उसको कढ़ाई कहते हैं। सुई, सुई एक नुकीली चीज होती है जिससे सिलाई की जाती है। पिरोना, तो जब आप सुई देखेंगे सुई के पीछे वाले भाग में छेद होता है जिसमें धागा डाला जाता है, उसी को पिरोना बोलते हैं। धागा डालना तो धागा पिरोना। रेशम, रेशम एक प्रकार का धागा होता है जो रेशम कीड़े से प्राप्त होता है। परिधान, आप जो भी कपड़े पहनते हैं, जो भी कपड़े होते हैं उसको अंग्रेजी भाषा में ड्रेस कहते हैं, हिंदी में उसी को परिधान कहते हैं। प्रश्न ख, नीचे दी गई सूची में से किन्हीं दो से संबंधित शब्द, संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठा करो। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। फुटबॉल, बुने, ऊन, बागबानी, पतंगबाजी। अब इनसे संबंधित शब्द लिखने हैं, वो संज्ञा भी हो क्रिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लिख लेते हैं। बुनाई, बुनाई से संबंधित है ऊन, सिलाई, फंदे, धागा, डिजाइन, फंदे डालना आदि। अगला शब्द हमने लिया है पतंगबाजी। इससे संबंधित मांझा, चरखी, कन्नी देना, उड़ाना, पतंग आदि। ठीक है।
प्रश्न 2, एक सादा रुमाल लो या कपड़ा काटकर बनाओ। उस पर पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 46 यानी कि 46 पर दिए गए टाँकों में से किसी एक टाँके का इस्तेमाल करते हुए बड़ों की मदद से कढ़ाई करो। टेक्स्ट बुक जब खोलेंगे पेज नंबर 46 पर आपको कुछ टाँके दिए गए हैं, उनका प्रयोग करके आपको कढ़ाई करनी है और ये आप स्वयं घर पर कर सकते हैं अपने पेरेंट की मदद से, या जब विद्यालय खुलेंगे कक्षा में अध्यापक की मदद से आप इनको कर सकते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। हमारे एक व्यूअर का सुझाव आया था कि सर कोई विषय संवर्धित गतिविधि यानी कि सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी भी बताइए, तो उसी को हम अब इसमें जोड़ रहे हैं। और विषय संवर्धित गतिविधि इसकी देख लीजिए क्या है। उन खिलाड़ियों, साहित्यकारों एवं वीरता पुरस्कार प्राप्त लोगों की सूची बनाओ जो विकलांग हैं। यह आपका इसमें एक सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी है, आप इसको कीजिए, बिल्कुल आपका ज्ञान बढ़ेगा। एक और मैं इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, जैसे अभी हमने इस पाठ के साथ ही पत्र लिखना सीखा है, तो आप अपने किसी भी एक मित्र को, जो आपका एक अच्छा मित्र है, उसको एक पत्र लिखिए, मित्र को लिखिए, भाई को लिखिए, कजिन को लिखिए या अपने पिताजी को लिखिए, कोई भी एक पत्र लिखिए कि आप उसमें ऐसा क्या अच्छा देखते हैं, क्या उसकी अच्छाई है जो आप उससे सीखना चाहते हैं। तो ये दो आपकी सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी है, बिल्कुल आप इनको कीजिए। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और कोई भी यदि आपके सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल दें, उन पर बिल्कुल काम किया जाएगा। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।